हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय पेपर का अध्ययन कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। और हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के अंतर्गत जॉन स्टुअर्ट मिल के आर्थिक विचारों की विवेचना की जा रही है। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 1806 में इंग्लैंड में हुआ था और उन्होंने अपने विचारों को प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया। जेम्स मिल के पुत्र थे और उनके पिता जो थे वो इतिहासवेत्ता, अर्थशास्त्री, आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक चिंतकों में गिने जाते थे। अतः जॉन स्टुअर्ट मिल के आर्थिक विचारों पर उनके पिता के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और उनकी विवेचना हम इन अर्थों में उनके आर्थिक विचारों को हम 5 भागों में विभाजित करके कर रहे हैं। उत्पादन, वितरण, विनिमय, उत्पादन एवं वितरण पर समाज की प्रगति का प्रभाव और सरकार का प्रभाव। यदि हम जॉन स्टुअर्ट मिल के उपरोक्त 5 विचारों को वर्गीकृत करने लगें तो हम ये कहते हैं कि उनके ये विचार न केवल उनके पिता के विचारों से प्रभावित थे बल्कि उन पर अन्य तत्वों का भी प्रभाव पड़ा। पिता के विचारों के साथ साथ दूसरा फैक्टर जो उनके आर्थिक विचारों को प्रभावित करता है वह है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार। जेम्स स्टुअर्ट मिल प्रतिष्ठित विचारकों से बहुत अधिक प्रभावित थे, जिसमें हम कहते हैं कि माल्थस के विचार, एडम स्मिथ के विचार, रिकार्डो के विचार, जेबी से के विचार, उन सभी विचारों से उन्होंने अपने विचारों को उन सभी विचारों को समर्थन देते हुए उन्होंने अपने आर्थिक जगत में विचारों को प्रस्तुत किया। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भी उनके विचारों पर प्रभाव पाया गया, क्योंकि उन्होंने 27 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहते हुए सेवाएं दी, इसलिए उनके विचार उससे भी बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव थे। इसी तरह से समाजवादियों का प्रभाव भी हम देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के आर्थिक विचारों के अंतर्गत। कालरीज का प्रभाव भी उनके विचारों पर पाया गया, क्योंकि कालरीज एक कवि थे जिन्होंने की आर्थिक विचारों का सुंदर प्रस्तुतीकरण अपने काव्य में किया। तो कालरीज के विचारों से भी जॉन स्टुअर्ट ने आर्थिक विचारों को प्रभावित करके दिया, जिनकी विवेचना हम कर रहे हैं। यदि हम मुख्य रूप से जॉन स्टुअर्ट मिल के आर्थिक विकास विचारों को लेकर के चलें तो हम कुछ उपभागों में बांटते हुए उनके विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये लेकर के चल रहे हैं कि मिल का जो आर्थिक विचार था वह था स्वहित का सिद्धांत। स्वहित का सिद्धांत के बारे में प्रोफेसर मिल का ये मानना था कि व्यक्ति जो होता है वह अपने स्वार्थ के लिए या स्वहित के लिए कार्य करता है, तो उसका ये कार्य करना जो है वह उसके लिए ही फ़ायदेमंद नहीं होता बल्कि पूरे समाज के लिए वो फ़ायदेमंद होता है। और उसके स्वहित के कार्य के करने के कारण उसका ही कल्याण नहीं होता बल्कि समाज का कल्याण भी होता है। अतः उन्होंने यह कहा कि व्यक्ति के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। और व्यक्ति के कल्याण के साथ समाज का कल्याण इस प्रकार से उत्तरोत्तर होता चला जाएगा यदि हस्तक्षेप की प्रवृत्ति ना रखी जाए। दूसरा जो उनका आर्थिक विचार है वह है पूर्ण प्रतियोगिता का सिद्धांत। मिल पूर्ण प्रतियोगिता के सिद्धांत में पूर्णतः विश्वास करते थे, क्योंकि वह ये कहते थे कि अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जानी चाहिए, मूल्यों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, तभी अर्थव्यवस्थाओं का जो है वो विकास संभव हो सकता है और आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर निजी लाभों की प्रदानता हो सकती है और आर्थिक डेवलपमेंट या विकास की गति को उत्तरोत्तर बढ़ाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पूर्ण प्रतियोगी बाजार का सिद्धांत दिया और उसका समर्थन किया और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विवेचना को सार्थकता प्रदान की। तीसरा विचार उनका जनसंख्या के सिद्धांत से संबंधित है। यह विचार उनका माल्थस के विचारों से प्रभावित रहा। जिस तरह से माल्थस ये मान के चलते थे कि एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत
अर्थव्यवस्था में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि उस अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करती है, और जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ती है आर्थिक विकास उतना ही अवरोध होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या की वृद्धि की दर पर कंट्रोल किया जाना या नियंत्रण किया जाना चाहिए। उसी विचार को, जैसा कि माल्थस ने जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि को आर्थिक विकास का अवरोधक माना, उसी विचार को जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने विचारों में सम्मिलित किया, और उन्होंने ये माना कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए, उसका नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे बच्चों की संख्या को अपने हिसाब से रखें। अर्थात उन्होंने स्त्री स्वतंत्रता पर बल दिया कि एक महिला को अथवा जननी को ये अधिकार होना चाहिए कि वो कितने बच्चों की उत्पत्ति करना चाहती है या कितना वो बच्चों को जन्म देना चाहती है। यदि ये अधिकार उससे प्राप्त हो जाता है तो कुछ मात्रा में जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसी तरह से मिल का ये मानना था कि बेकार और निर्धन व्यक्तियों को शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि उनके द्वारा शादी की जाती है तो वो जीवन निर्वाह के लिए बच्चों को पैदा अधिक मात्रा में करेंगे, जिसके कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो जनसंख्या सिद्धांत के संदर्भ में यदि हम देखें तो मिल का जो विचार था वो माल्थस के विचारों से काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता था, जिसमें उन्होंने जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि पर रोक करने की बात अर्थव्यवस्था में की। जॉन स्टुअर्ट मिल का जो मूल्य का सिद्धांत था, वह सिद्धांत उनका मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित था। उनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है वो वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा सापेक्ष उनकी शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसकी चित्रीय व्याख्या हमने इस डायग्राम के अंतर्गत की है। जो हमारा परंपरागत मांग वक्र है डीडी और एसएस हमारा सप्लाई कर्व है, और वो ये मानते थे कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पी कीमत का निर्धारण उसकी सहायता से हो जाता है। इसके होने के बाद भी उन्होंने दो तरह से मूल्य की विवेचना की। एक उन्होंने कहा बाजार में बाजार मूल्य पाया जाता है, और दूसरा जो होता है वो सामान्य मूल्य पाया जाता है। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने दोनों ही मूल्यों में अंतर करने का प्रयास किया। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार सामान्य मूल्य क्या है, जो कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा अर्थव्यवस्था में निर्धारित होता है। लेकिन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सामान्य मूल्य नहीं पाया जाता, बल्कि बाजार मूल्य अलग पाया जाता है, जो कभी ऊपर हो जाता है सामान्य मूल्य से और कभी नीचे हो जाता है, जिसकी विवेचना इस चित्रानुसार हम कर रहे हैं। बाजार मूल्य कभी सामान्य मूल्य से अधिक हो जाता है और कभी सामान्य मूल्य से कम भी पाया जा सकता है, लेकिन मांग और पूर्ति की शक्तियों के कारण पुनः उसकी सामान्य मूल्य की ओर आने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार से मिल ने अपने विचारों के अंतर्गत मांग और पूर्ति की शक्तियों को लेते हुए बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर करने का प्रयास किया। मिल के अनुसार सामान्य मूल्य क्या होता है, जो दीर्घकाल में पाया जाता है और स्थायी होता है, लेकिन बाजार मूल्य क्या होता है, जो अल्पकालीन परिस्थितियों के कारण या मांग और पूर्ति की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है और उसमें परिवर्तन होता रहता है अल्पकाल के अंतर्गत। लेकिन दीर्घकाल में सामान्य प्रवृत्ति क्या होती है, वस्तु के मूल्य की सामान्य मूल्य की तरफ जाने की पाई जाती है, जिसकी विवेचना इस चित्र के अनुसार हम कर रहे हैं। अगला विचार मजदूरी का सिद्धांत है कि प्रोफेसर मिल का जो मजदूरी का सिद्धांत है वो वेज फंड थ्योरी पर आधारित है। वेज फंड थ्योरी किस बात की विवेचना करती है कि मजदूरी कोष सिद्धांत के नाम से जिसे जाना जाता है, और मिल ये कहते हैं कि मजदूर की मांग जो है, मजदूर की मांग वास्तव में मजदूरी कोष पर निर्भर करती है, अर्थात कितनी मात्रा में मजदूर को देने के लिए फंड पाया जाता है। जबकि दूसरी ओर हम ये कहते हैं कि मजदूर की जो पूर्ति होती है वो जनसंख्या पर निर्भर करती है कि कितनी जनसंख्या पाई जाती है। जितनी जनसंख्या अधिक होगी उतनी ही मजदूर की पूर्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है। और मजदूरी की दर का निर्धारण कैसे होता है उसको स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर मिल जो है एक हमें इक्वेशन देते हैं कि मजदूरी बराबर है मजदूरी कोष डिवाइडेड बाय जनसंख्या। तो इसके आधार पर हम ये कहते हैं कि मजदूरी में दो ही प्रकार से वृद्धि हो सकती है मिल के अनुसार, या तो मजदूरी कोष बढ़ जाए या जनसंख्या में कमी हो जाए।
इसलिए मिल ने हमेशा समर्थन किया कि मजदूरी कोष में तो इतनी वृद्धि नहीं हो सकती, तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का तरीका क्या है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। जब जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाएगा तो मजदूरी कोष वही रहते हुए भी मजदूरी की दरों में वृद्धि की प्रवृत्ति जो है वो पाई जाएगी। इस प्रकार से मिल ने मजदूरी के निर्धारण के सिद्धांत की विवेचना की। जॉन स्टुअर्ट मिल का अगला विचार जो है वो लगान के सिद्धांत से संबंधित है, और इनका लगान का सिद्धांत जो है वह रिकार्डो से बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित था, क्योंकि जब रिकार्डो ने अपना सिद्धांत दिया तो रिकार्डो ने ये कहा कि भूमि की उर्वरा शक्ति की भिन्नता के कारण एक सीमांत भूमि से ऊपर अधिसीमांत भूमि जितना लेने में सफल हो जाती है, क्योंकि उर्वरा शक्ति में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए वो लगान का विचार बन जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने लगान की उस अवधारणा को रिकार्डो से प्रभावित होकर के अन्य उत्पत्ति के साधनों पर लागू करने का प्रयास किया, और इसके आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार से भूमि लगान की प्राप्ति कर सकती है, उसी प्रकार अन्य उत्पत्ति के साधन भी लगान को प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया कि यदि एक व्यवस्थापक अन्य व्यवस्थापक की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी तरह से किसी बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है और उसके लिए जो वह अतिरिक्त राशि प्राप्त करने में या अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सफल हो जाता है, वही उस साधन का लगान बन जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल के जो विचार थे वो लगान के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं में भी उसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल का जो लगान का कंसेप्ट था वह रिकार्डो से प्रभावित था, और उन्होंने अन्य उत्पत्ति के साधनों पर इसे लागू करने का प्रयास किया। अन्य विचार जो जॉन स्टुअर्ट मिल का है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उन्होंने रिकार्डो के सिद्धांत पर सुधार किया। रिकार्डो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में स्पष्ट किया था कि यदि एक राष्ट्र दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से कम लागत में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन कम लागत पर कर सकता है दूसरे राष्ट्र की अपेक्षा, तो भी उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो जाएगा इस शर्त के आधार पर कि वह राष्ट्र दोनों में से किसी न किसी वस्तु के उत्पादन में सापेक्ष रूप से कम लागत को लगाएगा, और जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो जाएगा। मिल ने इस पर सुधार करते हुए स्थायी विनिमय दर के निर्धारण की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि स्थायी विनिमय दर वह दर है जिस दर पर एक राष्ट्र के आयात का मूल्य दूसरे राष्ट्र के निर्यात के मूल्य के बराबर हो जाता है, और इसी को उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनेगा। एक राष्ट्र उस विनिमय दर पर व्यापार करने के लिए तैयार हो जाएगा जिस दर पर एक राष्ट्र के निर्यात का मूल्य दूसरे राष्ट्र के आयात के मूल्य के बराबर हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत पर सुधार करते हुए एक श्रेष्ठ सिद्धांत को देने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत प्रयास किया। इसी प्रकार हम कहते हैं कि अंतिम विचार हम लेके चल रहे हैं कि उन्होंने एक स्थिर समाज का सिद्धांत दिया। स्थिर समाज की विवेचना क्या है, जिसको वो कहते हैं ऐसा समाज जिसके अंतर्गत आनंद में संतुलन की दशा पाई जाती है, और यह अर्थव्यवस्था में कभी ना कभी तो प्राप्त होता ही है। इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, लाभ एक बार बढ़ने के पश्चात उत्तरोत्तर परिस्थितियों के साधनों के पूर्ण यूटिलाइजेशन के पश्चात घटने शुरू हो जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था में एकदम फॉल आता है। जब गिरावट आती है विकास की दरों में, जब गिरावट आती है तो अर्थव्यवस्था में मंदी का चक्र पुनः शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को फिर वापस उठाने के लिए एक संतुलन की स्थिति को लाना आवश्यक हो जाता है। इसे ही वो ये कहते हैं कि कोई ना कोई स्टेज किसी समाज में अवश्य आती है जब वो स्थिर समाज का स्थिर हो जाती है अर्थव्यवस्था, यानी उसकी ग्रोथ रेट रुक जाती है। तब जो स्थिति अर्थव्यवस्था में होती है पुनः उसको उठाने के लिए वह स्थिति स्थिर समाज की स्थिति कहलाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा आर्थिक विचारों की विवेचना के अंतर्गत अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने इसमें विचारों के अंतर्गत यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी हस्तक्षेप जो है वो कम से कम पाया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ वो संरक्षण के विरोधी थे और स्वतंत्र व्यापार को के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। तो हम ये कहते हैं कि जॉन स्टुअर्ट के जो विचार हैं वो काफ़ी मायने में हम ये कहते हैं अपने आप
अपने विचारों के, आर्थिक विचारों के अंतर्गत सुदृढ़ता को लिए हुए हैं और वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं में उन विचारों का अध्ययन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए करना। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।